हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए कक्षाएं हैं और आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है टेरिडोफाइटा। तो इसके पहले हम लोग ब्रायोफाइटा तक पढ़ चुके हैं। वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइटा। और इसके बाद हमारा ये टेरिडोफाइटा है, 7वां अध्याय है। तो यहाँ टेरिडोफाइटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। टीजीटी, पीजीटी की दृष्टिकोण से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं टेरिडोफाइटा। तो यहाँ से देखिए, टेरिडोफाइटा टर्म सबसे पहले हैकल नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1866 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले टेरिडोफाइटा शब्द किसने यूज किया। तो हो जाएगा हैकल, 1866 ईस्वी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि टेरिडोफाइट्स आर सीडलेस वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, मतलब कि सीडलेस होते हैं, बीज नहीं बनता है इनमें। वैस्कुलर होते हैं, वैस्कुलर का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और क्रिप्टोगेम्स होते हैं, जो पौधों का बंटवारा किया गया है प्लांट को, वो 2 भागों में किया गया है। एक तो है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, और फेनरोगेम्स में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें फ्लावर्स बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्रिप्टोगेमस प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट, क्योंकि इनमें फूल नहीं बनता है। तो इनमें बीज नहीं बनता है, फूल नहीं बनता है, लेकिन वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। अब तक जितने भी ग्रुप आपने प्लांट के पढ़े हैं, चाहे वो फंजाई हो या एल्गी हो या लाइकेंस हो या ब्रायोफाइटा हो, कहीं पर भी आपको वैस्कुलर बंडल्स नहीं देखने को मिला था। तो टेरिडोफाइटा पहला ऐसा प्लांट समूह है जिसमें वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरिडोफाइट प्लांट्स की उत्पत्ति आर्डोविशियन काल के अंत में या सिलुरियन काल के प्रारंभ में हुआ था। मतलब आर्डोविशियन काल जब अपनी समाप्ति की तरफ था और सिलुरियन काल अपने प्रारंभ अवस्था में था, उस समय टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति हुई है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट प्लांट की उत्पत्ति कब हुई थी। तो इसको याद कर लीजिएगा कि आर्डोविशियन सिलुरियन काल के मध्य में हुई थी। अब ये क्वेश्चन हम लोग विकल्प के आधार पर सही करेंगे कि हमको आर्डोविशियन लगाना है या फिर सिलुरियन लगाना है। यहाँ पर देखिए एक टर्म है, टर्म ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो जिनमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें एट्रैकियोफाइटा कहते हैं, और जिनमें वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिनाट नामक साइंटिस्ट ने 1935 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पर देखिए, टेरिडोफाइटा टर्म अलग है, इसके लिए हैकल ने शब्द यूज किया था, और ट्रैकियोफाइटा शब्द अलग है, इसके लिए सिनाट नामक साइंटिस्ट ने 1935 में किया था। तो ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन आएंगे? आपका टेरिडोफाइटा आएगा, जिम्नोस्पर्म आएंगे और एंजियोस्पर्म आएंगे। ये तो तीनों मिला करके जो प्लांट समूह बनता है उसे ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। तो ट्रैकियोफाइटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिनाट ने 1935 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि टेरिडोफाइटा शब्द किसने दिया? हैकल ने 1866 में। टेरिडोफाइट प्लांट की उत्पत्ति कब हुई थी? तो आर्डोविशियन काल में। अगर पूछा जाएगा कि इनका सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ, तो वो सिलुरियन काल में। ट्रैकियोफाइटा शब्द किसने दिया? तो सिनाट ने 1935 ईस्वी में। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसके पहले हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था।
तो ब्रायोफाइटा में पढ़े थे कि जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, मतलब जो डोमिनेंट अवस्था होती है ब्रायोफाइटा में वो गैमेटोफाइट होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट अवस्था होती है वो स्पोरोफाइट है। तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे प्रभावी अवस्था या सबसे डोमिनेंट अवस्था टेरिडोफाइट में कौन सी होती है, तो वो स्पोरोफाइट अवस्था होती है। इसका जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है, रूट, स्टेम और लीव्स में। इसके पहले जो आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा था वहाँ ना तो स्पष्ट जड़ें होती थी ना स्पष्ट तना होता था, पत्तियां आपको केवल हायर ब्रायोफाइट्स में या फ्यूनेरिया वगैरह में देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइटा में क्या है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है और प्लांट जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके ट्रैकिड्स, ये इसके वैस्कुलर बंडल से पूछे जाते हैं। इनमें जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो मौजूद होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जाइलम और फ्लोएम का ये शुरुआती प्लांट ग्रुप है। ऐसे में जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इनके जाइलम और फ्लोएम में कैम्बियम एब्सेंट होता है, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। और अगर कैम्बियम नहीं होगा तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट इसके अपवाद हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, वो हैं आइसोइटीज और स्टाइलाइट्स। तो आइसोइटीज और स्टाइलाइट्स ये तो ऐसे प्लांट हैं जिनमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसका जवाब होगा आइसोइटीज। आइसोइटीज तो एक पॉपुलर है, लेकिन स्टाइलाइट्स भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी विकल्प में ये भी दिया जा सकता है क्वेश्चन को और ज़्यादा कठिन करने के लिए। तो यहाँ से ये हो गया कि साधारण तौर पर टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है, लेकिन आइसोइटीज और स्टाइलाइट्स इसके अपवाद है, इनमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके जाइलम की अगर हम बात करें तो इसके जाइलम में ट्रैकिड्स तो मौजूद होती हैं, लेकिन वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, पूछा जाता है कि टेरिडोफाइटा के जाइलम में क्या एब्सेंट होता है। विकल्प में देगा ट्रैकिड्स एब्सेंट होती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं या जाइलम पैरेन्काइमल एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा कि वेसल्स एब्सेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद है, टेरिस विटाटा, टेरिडियम इक्विलिनम और नेफ्रोलेप्सिस कार्डिफोलिया, ये तीन ऐसे प्लांट हैं जिनमें जाइलम में वेसल्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि टेरिडोफाइट के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं या वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद इसके हम फ्लोएम की बात करें तो इसके फ्लोएम में सीप सेल्स तो पाई जाती हैं, लेकिन कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई जाइलम और फ्लोएम की। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि इनमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, और जब फ्लावर्स नहीं बनेंगे तो यहाँ पर सीड्स या बीज भी नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मोस्टली टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेजिनेला
और एडियंटम की कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि जीरोफिटिक होती है, अर्थात मरुस्थलीय होती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो कि जीरोफिटिक कैरेक्टर दिखाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सिलेजिनेला और एडियंटम। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक फर्न है एक्रेस्टिकम आरियम। ये एक ऐसा फर्न है जो कि हैलोफाइट होता है। हैलोफाइट का मतलब है कि ये लवणीय जल में पाया जाता है, सेलाइन वाटर में पाया जाता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये समुद्र के किनारे पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो कि एक्वाटिक या जलीय होता है। तो साल्विनिया, एजोला और सिरेटोप्टेरिस, ये 3 ऐसी जातियां हैं जो कि जलीय होती हैं, जल में पाई जाती हैं। खासकर साल्विनिया और एजोला परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है। मार्सिलिया की बात करें तो इसका मार्सिलिया एक ऐसा प्रजाति है जो कि टेरेस्ट्रियल भी होता है, एम्फीबियन भी होता है, मतलब कि नम और छायादार स्थानों पर भी उगता है, और एक्वाटिक भी होता है, जलीय भी होता है। तो ये स्थल पर भी पाया जाता है, नमी वाले स्थानों पर भी देखने को मिलता है और जल में भी देखने को मिलता है। तो मार्सिलिया से खासकर जब मार्सिलिया स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ से मार्सिलिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि साइथिया और एल्सोफिला। तो साइथिया और आल्सोफिला ये 2 ऐसे प्लांट हैं जो कि ट्री फर्न होते हैं, किसी दूसरे पेड़ पर उगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा ट्री फर्न के अंतर्गत आता है। तो इसका जवाब हो जाएगा साइथिया और एल्सोफिला। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा है कि आल्सोफिला इज द टालेस्ट फर्न। सबसे लंबा फर्न अगर पूछा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा अल्सोफिला। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका जो स्टेम होता है, कई तरीके का स्टेम कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। एरियल का मतलब होता है जमीन से उठा हुआ स्टेम जो देखने को मिलता है वो हमें लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। शार्ट राइजोम हमें ड्रायोप्टेरिस और ओफियोग्लासम में देखने को मिलता है। लॉन्ग राइजोम टेरिडियम में देखने को मिलता है, और कार्म लाइक राइजोमार्फ हमें आइसोइटिस और पार्सली एरियल स्टेम इक्विसिटम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसके स्टेम के कई रूप हैं। पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इनमें से किस प्लांट का स्टेम एरियल होता है। तो जवाब हो जाएगा लाइकोपोडियम। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला लिखा है यहाँ पर कि सम स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला राइजोफोर आर फाउंड व्हिच बियर रूट्स दे आर मार्फोलॉजिकली बोथ रूट एंड स्टेम लाइक आर्गन नोन एज सुई जेनरिस। ये पॉइंट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुई जेनरिस वाला। पूछा जाता है कि इनमें से किस पौधे में आर्गन ऑफ सुई जेनरिस पाया जाता है। तो जवाब हो जाएगा सिलेजिनेला। अब सुई जेनरिस के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब सिलेजिनेला स्पेशल पढ़ेंगे। तो सुई जेनरिस होता क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ना तो पूरी तरह से जड़ कह सकते हैं इसे, ना पूरी तरह से तना कह सकते हैं। तो ये मार्फोलॉजिकली जड़ और तना दोनों के कैरेक्टर शो करता है। इसी आर्गन को हम आर्गन ऑफ सुई जेनरिस कहते हैं, और ये हमें देखने को मिलता है सिलेजिनेला में। इसकी जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, थोड़े समय के लिए पाई जाती हैं, लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो परसिस्टेंट होती हैं, परमानेंट होती हैं, लंबे समय तक पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि द स्टेम में बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, अर्थात इसके तने में नोड और इंटरनोड मिल सकते हैं। नोड का मतलब गांठें होती हैं, इसका स्टेम इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये नोड्स हो जाता है और दोनों के बीच में ये जो है इंटरनोड्स हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इनमें नोड्स और इंटरनोड्स ये दोनों मिलते हैं।
द ब्रांचिंग में बी मोनोपोडियल लाइक लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला ROR डाइकाटमसली ब्रांच्ड। यहाँ पर देखिए मोनोपोडियल ब्रांचिंग किस में देखने को मिलती है, तो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में। डाइकाटमस ब्रांचिंग किस में मिलती है, तो मार्सिलिया में। डाइकाटमस का मतलब आप समझ रहे हैं कि आगे प्लांट जाता है और इस तरीके से दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। मोनोपोडियल का मतलब होता है कि यहाँ पर तो मेन प्लांट बॉडी होती है और इसी मेन प्लांट बॉडी से फिर इधर उधर तमाम प्रकार की ब्रांचें निकली होती हैं। मतलब कि मेन एक्सिस यहाँ पर पता चलता है कि मेन एक्सिस कौन सा है, और यहाँ पर मेन एक्सिस कंफर्म नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर के ये दो पार्ट में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा कि मोनोपोडियल ब्रांचिंग किस में देखने को मिलती है, तो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में। डाइकाटमस ब्रांचिंग किस में देखने को मिलती है, तो मार्सिलिया में। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि द लीव्स में पासेज लिग्यूल दैट इज सिलेजिनेला। पूछा जाता है कि इनमें से किसकी पत्तियों में लिग्यूल पाए जाते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कि सिलेजिनेला की पत्तियों में हमें लिग्यूल देखने को मिलता है। ये लिग्यूल सेसाइल भी हो सकते हैं या फिर पेटियोलेट हो सकते हैं। सेसाइल का मतलब है कि ये लिग्यूल ऐसे डायरेक्ट स्टेम से लगे हों, और पेटियोलेट का मतलब है कि पहले इसमें से एक डंठल नुमा संरचना निकले, इसके बाद ये लिग्यूल व्यवस्थित हो, तो इसे पेटियोलेट कहते हैं। तो यहाँ पर सेसाइल का मतलब है कि वृंत नहीं होगा और पेटियोलेट का मतलब है कि वृंत मौजूद होगा। तो दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि फर्न्स आर नोन एज बोटेनिकल स्नेक्स। इसके जो फर्न होते हैं वो पादप जगत के सर्प कहे जाते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ऐसे इनमें जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां इस प्रकार से मुड़ी होती हैं कि जैसे लगता है कि जमीन से कोई सांप उठ के खड़ा होता है, इस तरीके से दिखाई देते हैं। इसलिए फर्न को बोटेनिकल जगत का स्नेक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनमें से बोटेनिकल जगत का स्नेक किसे कहेंगे, तो फर्न्स को कहेंगे, या अगर विकल्प में फर्न ने टेरिडोफाइट्स दिया है तो हम टेरिडोफाइट को सही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पत्तियों की बात करें तो पत्तियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं, माइक्रोफिलस मतलब छोटी पत्तियाँ, या फिर मेगाफिलस बड़ी पत्तियाँ। इन पत्तियों की जो व्यवस्था है स्केली लीव्स पाई जा सकती हैं, जैसे लाइकोपोडियम और इक्विसिटम में, या फिर सिंपल पत्तियां देखने को मिल सकती हैं जैसे सिलेजिनेला में। पिन्नेट मिल सकती हैं जैसे ड्रायोप्टेरिस और टेरिडियम में। पिन्नेट का मतलब समझ रहे होंगे कि ऐसे जो पत्ती होती है मेन पत्ती, ये कई कई छोटी, यहाँ पर जैसे आप खजूर की पत्ती आप देखते हैं तो उसी टाइप की पत्ती को हम पिन्नेट पत्तियां बोलते हैं। इसके बाद या तो फिर पामेटली लोब्ड का मतलब होता है कि हाथ के पंजे की तरह इनकी व्यवस्था हो सकती है, तो इसे पामेटली लोब्ड कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एक्टिनोप्टेरिस। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने आपको बता दिया है। तो जनरल कैरेक्टर में थोड़ा सा एक लेक्चर हम लोग और स्टडी करेंगे। इसके बाद एक एक करके स्पेशल जो भी आपके सिलेबस में रखे गए हैं टेरिडोफाइट्स, उनका हम लोग वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।